वीडियो गेम के फ़ायदे और नुकसान। तो वीडियो गेम क्या होता है, एक वर्चुअल वर्ल्ड में लोग अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू कुछ चीज़ें करते हैं और अपने आप को एंटरटेनमेंट के लिए या फिर आजकल एजुकेशन वगैरह के लिए भी यूज़ कर पाते हैं। तो इसके पहले फ़ायदे देख लेते हैं कि फ़ायदे बहुत लोग कम कम लोग जानते हैं। जैसे पहला देखते हैं एयरक्राफ्ट में जो स्टिमुलेटर होता है एयरक्राफ्ट उड़ाने के लिए, ट्रेनिंग के लिए वो काम आता है। ऐसी आर्मी, डिफेंस और पुलिस वगैरह के लिए वर्चुअल वर्ल्ड बना के उनको ट्रेनिंग देने के काम आता है, कैसे उनको ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना है और किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को कैरी आउट करना है डिफ़िकल्ट सिचुएशन में। तो ये गेम्स के थ्रू दिखा सकते हैं। तीसरा, एजुकेशन सेक्टर के अंदर हम देखते हैं कि गेमिंग आजकल एआई और गेमिंग का काफ़ी बोलबाला हो गया है, जिसकी वजह से बच्चों को गेमिंग के थ्रू कॉन्सेप्ट्स को बहुत आसानी से समझा सकते हैं। जैसे एक स्टेप करके एक एनजीओ है, वो ये सब करता है। ठीक है, उसी तरह से अगर हम देखें पॉलिटिक्स में भी देखते हैं कि आजकल गेमिफिकेशन हो गया है। गेमिफिकेशन से भी हम जोड़ सकते हैं कि जब भी दो विपक्ष सामने सामने आते हैं तो ऑनलाइन मीडिया के ऊपर हम देखते हैं कि गेमिफिकेशन के थ्रू प्रोपागेंडा और एजेंडा को सेट कर सकते हैं। अ, जैसे कि रेडिकलिज्म। और दूसरा है कि और कोई फ़ायदे हैं कि जैसे इसके अलावा जैसे हमारे जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंटल जैसे अलग अलग सेगमेंट्स में इसको डाल सकते हैं। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए भी बच्चों को या फिर लोगों को गेम्स के थ्रू हम अवेयरनेस फैला सकते हैं। जैसे फार्मिंग गेम वगैरह होती हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी का टेस्टिंग भी हम गेम्स के थ्रू कर सकते हैं। अगर नई नई टेक्नोलॉजीज जो इवॉल्व हो रहे हैं एक वर्चुअल वर्ल्ड बना के। और आजकल आप मेटावर्स के बारे में भी सुन रहे होंगे, तो वेडिंग्स और ये सब के बारे में भी आप देख सकते हैं कि आजकल वेडिंग्स में भी मेटावर्स के थ्रू फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू वर्चुअल वर्ल्ड से कनेक्ट कर सकते हैं। अब इसके नुकसान क्या है कि जब आप वर्चुअल वर्ल्ड में तो रियलिटी से थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, तो बच्चों को एडिक्शन होती जा रही है। उनको सही गलत का पता नहीं लगता कि क्या सही है क्या गलत है उनको। जैसे और हम वायलेंस वाली जो गेम्स होती हैं उनके थ्रू देखते हैं कि वायलेंस फैल रहा है। आपने यूएस में बहुत सारे शूट आउट्स देखे होंगे जो गेम से इंस्पायर्ड थे। और एक जो बहुत ही फेमस गेम थी जो चाइना की फ़ोन में हम खेलते थे, मैं वो भी बैन कर दिया है। ठीक है, तो पबजी जिसका नाम था, तो पबजी जैसी गेम्स के एडिक्शंस और उसमें वायलेंस यूथ का और यूथ एडिक्शन होना, मेंटल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं लोगों को। तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी काफ़ी बड़ा है। और गेमिंग के थ्रू ही लोग पैसे भी काफ़ी हार रहे हैं, जैसे रमी सर्कल और ऐसे जो एडिक्टिव गेम्स हैं जहाँ पे लोग पैसे काफ़ी हारते हैं। तो ये सारे फ़ायदे और नुकसान हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और एथिकल कोड एक जनरेट होना चाहिए गेमिंग में कि जहाँ पे वायलेंस को हम कम से कम कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ों को प्रमोट कर पाएँ, क्योंकि ज़्यादातर आप गेम्स देखेंगे वायलेंस पे ही डिपेंडेंट होती हैं। और कुछ गाइडलाइंस हेल्थ मिनिस्ट्री के थ्रू भी जारी की जा सकती है, जहाँ पे पहले से ही आइडेंटिफाई कर लें कि कौन सा बच्चा या कौन सा बड़ा जो गेम में ज़्यादा एडिक्ट हो गया है और उसकी रिहैबिलिटेशन कैसे कर पाएँ। और साथ ही में फैमिली, फ्रेंड्स और जो हमारा सोसाइटी है उसको भी क्या करना है कि उसको साथ में मिलके एक जो हमारा ह्यूमन कांटेक्ट है उसको भी थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा, ताकि लोग ज़्यादा गेम्स की तरफ भी ना जाएं। तो एक बैलेंस बनाना पड़ेगा और ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा कि हम अच्छी चीज़ों पे ही ध्यान दें। इन्वेस्टर्स के लिए स्पीच लिखनी है वाणिज्य मंत्री, तो स्टार्टअप इंडिया वीक में तो स्टार्टअप इंडिया वीक में जो स्पीच वो लिखेंगे, तो पहले वो किस तरह से लिखेंगे कि वेलकम करेंगे सारे गेस्ट को, कि मैं सबको वेलकम करता हूँ ये स्टार्टअप इंडिया वीक। और थोड़ा जर्नी के बारे में बताएंगे कि 2016 में जर्नी स्टार्ट करी
जहाँ पे स्टार्टअप इंडिया कैंपेन शुरू हुई, उसके बाद से अब तक काफ़ी आगे हम आ चुके हैं कि इंडिया एक स्टार्टअप में थर्ड लार्जेस्ट इन्वेस्टर बन चुका है, सॉरी थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप हब बन चुका है। 60,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स यहाँ शुरू हो चुके हैं और काफ़ी $1 बिलियन का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ चुका है। तो इन्वेस्टर्स के लिए और क्या अपॉर्चुनिटी है हमारी, उनको अपॉर्चुनिटी दिखाएंगे और ज़्यादा कि हमारी ग्रोइंग इकोनॉमी है। कोरोना के टाइम पे भी लार्जेस्ट ग्रोथ हम दिखा रहे हैं अभी। 8 से 9% के आसपास की ग्रोथ दोबारा दिखेगी, जबकि काफ़ी इकोनॉमीज़ की ग्रोथ बहुत कम है या नेगेटिव में भी जा रही है। दूसरा, हमारी ग्रोइंग पॉपुलेशन है तो फ्यूचर मार्केट यहीं पे है। टेक्नोलॉजिकल हमारी इंटरनेट पेनिट्रेशन बहुत बढ़ती जा रही है, ठीक है। और हमारे पास ग्रेजुएट्स हैं, अच्छे वर्कर्स हैं, और हमारे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फैसिलिटीज़ भी हैं। तो फिर उनको भी हम इम्प्रूव करते जा रहे हैं और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर भी हमारी रैंकिंग काफ़ी इम्प्रूव हो गई है, अंडर अराउंड 30-35 के आसपास हो गई है। तो ये सारे पॉइंट्स आप उनको रखेंगे और साथ में आप ये भी बताएंगे कि पिछले कुछ सालों में हमारे साथ 70 से 80 यूनिकॉर्न्स, एग्जैक्ट नंबर चेंज होता रहता है तो आप देख लेना, यूनिकॉर्न्स हमारे डेवलप हुए हैं, ठीक है। और हमारा बहुत ही अलग डाइवर्स कल्चर है, डाइवर्स हमारे प्रॉब्लम्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं, जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हमारे पास सर्विस डिलीवरी में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमारे पास बहुत सारी लेबर भी है, तो हमारे पास गिग इकोनॉमी प्रमोट करने के लिए भी काफ़ी चांसेस हैं। तो आप इन्वेस्टर्स को लुभाने के लिए सारी बातें करें। साथ में जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, तो एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी है। साथ में आत्मनिर्भर भारत के अंदर हमारे पास असेंबल इन इंडिया, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमने बात कर रहे हैं, ईपीआई मैन्युफैक्चरिंग की हम बात कर रहे हैं। तो और बहुत सारे जो गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया में इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो और लोकल लेवल पे एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल इंडिया मिशन की हम बात करेंगे, क्योंकि हम लोगों को स्किल भी दे रहे हैं तो आपके पास स्किल्ड मैन पावर भी मिलेगी। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि हर कोई स्टेट गवर्नमेंट टेस्ला को अपने पास लाने की कोशिश कर रही है। तो वो अपने आप को आप हमें इस स्पीच के अंदर उनको जो भी हमारे इनिशिएटिव्स हैं, जो भी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, उनको बता के उनको अट्रैक्ट करना है।